होम्योपैथी की अपनी एक अलग दुनिया है और आज हम उसी दुनिया के एक दिलचस्प पहलू पर गौर करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है जो होम्योपैथिक रूब्रिक क्रेडुलस पर केंद्रित है। तो आज हमारा मकसद है इस शब्द के गहरे अर्थ और इसके महत्व को समझना। नमस्ते। तो चलिए शुरू करते। पहले ये समझना जरूरी है कि होम्योपैथी में रूब्रिक होता क्या है। असल में ये एक तरह का शब्द या लक्षण होता है ना। हाँ बिल्कुल, रूब्रिक मरीज की मानसिक या शारीरिक स्थिति बताने वाला एक संकेत है और ये सही दवा चुनने में मदद करता है। सही। तो ये क्रेडुलस रूब्रिक किस बारे में, इसका मतलब क्या है? हाँ, क्रेडुलस रूब्रिक ये ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत आसानी से किसी भी बात पर यकीन कर लेता है। मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे या सवाल किए बिना। ये वो लोग हैं जो दूसरों पर फौरन भरोसा कर लेते हैं, कभी कभी तो आंख बंद करके। अच्छा, तो ये सिर्फ भरोसा करना नहीं बल्कि आसानी से मान लेना है। क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि ऐसे लोग आसानी से धोखे का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसका आसान भाषा में मतलब ही है सहज विश्वासी या आसानी से धोखा खाने वाला। ऐसे व्यक्ति बिना पुख्ता सबूत के भी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। और हाँ, इसी वजह से वे धोखाधड़ी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। होम्योपैथी में रूब्रिक्स को समझने का एक तरीका होता है, शब्दों को तोड़कर उनके मूल भाव को समझना। हम्म। तो क्रेडुलस के मूल में जो बात निकल कर आती है वो है एक तरह की मासूमियत, आप कह सकते हैं, और साथ में दुनियादारी के अनुभव की कमी। अच्छा। हाँ, और यही चीज उन्हें दूसरों की बातों पर जल्दी यकीन करने वाला बनाती है। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ भरोसा करने के बारे में नहीं है बल्कि अनुभव की कमी और मासूमियत से भी जुड़ा है। जब आप इस तरह की आसानी से भरोसा करने की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में कुछ और मिलते जुलते होम्योपैथिक शब्द आ रहे हैं, जैसे शायद भोलापन जी। या दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाना। क्या ये सब भी क्रेडुलस से जुड़े हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। इस रूब्रिक को बेहतर समझने के लिए हम कुछ और रूब्रिक्स को देख सकते हैं जिन्हें क्रॉस रेफरेंसेस कहते हैं। जैसे पहला है माइंड कन्फाइडिंग। ये वो लोग हैं जो आसानी से अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं, मतलब भरोसा जल्दी कर लेते हैं। हाँ। कन्फाइडिंग। फिर है माइंड इम्प्रेशनेबल, यानी जो दूसरों के विचारों या भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इम्प्रेशनेबल, ठीक है। एक और बहुत करीबी रूब्रिक है माइंड नाइव। इसका मतलब है भोलापन, दुनियादारी की समझ की कमी। ऐसे लोग चालाकी या छल कपट नहीं समझते, इसलिए आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। असल में क्रेडुलस और नाइव अक्सर साथ साथ चलते हैं। अच्छा, ये दोनों काफी जुड़े हुए हैं। हाँ, और एक और है माइंड टिमिडिटी, यानी संकोची या डरपोक स्वभाव। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी भी इंसान को दूसरों पर ज्यादा निर्भर और विश्वासी बना देती है। समझ गई। तो इन सब रूब्रिक्स के बीच बहुत महीन फर्क है, लेकिन ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब अगर हम इसके व्यवहारिक पहलू पर आएं, तो कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो इस क्रेडुलस स्वभाव से खास तौर से जुड़ी हुई हैं? हाँ, दवाएं। सिंथेसिस रेपेटरी, जो होम्योपैथी में लक्षणों और दवाओं का एक प्रमुख स्रोत है, उसके अनुसार कुछ मुख्य दवाएं हैं, जैसे आर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसे हम आर्गनाई भी कहते हैं। फिर बराइटा कार्बोनिका है, मतलब बारसी। बेराइटा कार्ब। हाँ, बेलाडोना, बेल, पल्सिटिला, पल्स, और स्टफिसैग्रिया, स्टफ। ये कुछ मुख्य दवाएं हैं। बेलेडोना का नाम आपने लिया। हाँ, बेल के मरीजों में अक्सर ये देखा जाता है कि वे क्रेडुलस होने के साथ साथ नाइव भी होते हैं। यानी वे न सिर्फ आसानी से भरोसा करते हैं बल्कि उनमें दुनियादारी की समझ भी कम होती है। अच्छा। तो बेलेडोना में ये दोनों पहलू काफी स्पष्ट होते हैं। जी हाँ। ठीक है, समझ गई। तो संक्षेप में कहें तो क्रेडुलस रूब्रिक उस स्वभाव को दिखाता है जहां व्यक्ति आसानी से भरोसा कर लेता है और ये अक्सर मासूमियत और अनुभव की कमी से जुड़ा होता है। ये नाइव और टिमिडिटी जैसे दूसरे रूब्रिक से संबंधित है। बिल्कुल। और आर्जेंटम नाइट्रिकम, बराइटा कार्बोनिका, बेलेडोना जैसी दवाओं से जुड़ा है, खासकर बेलेडोना से। एकदम सही कहा आपने। पूरी बात का सार यही है। और यहाँ एक विचारणीय बात ये निकलती है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि अगर क्रेजुलस होना मासूमियत और अनुभव की कमी से जुड़ा है, तो जिंदगी के तजुर्बे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, इस विशेषता को कैसे बदलते होंगे? क्या समय के साथ ये कम होता है या शायद और जटिल हो जाता है? और फिर इसका किसी व्यक्ति की होम्योपैथिक जरूरतों पर क्या असर पड़ता होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।
अनुभव कैसे इस स्वभाव को आकार देता है और इलाज पर इसका क्या असर हो सकता है? बहुत दिलचस्प। हाँ, इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।